हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो इन प्रीवियस वीडियो मैंने सारी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के एनसीईआरटी पॉइंट्स डिस्कस करे थे, हाईलाइट पॉइंट्स। सो मैं दोबारा से मेंशन करना चाहती हूँ कि ये जो रेड पॉइंट है बेसिकली इंपॉर्टेंट लाइंस मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। और जो ब्लू पॉइंट्स है जो मैंने हाईलाइट करा है जो आगे आएंगे वो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, राइट। तो आपको एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट पता होना चाहिए, आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन याद होनी चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो मैंने ये सारी पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। एलिमेंट्री केनाल हो गया, दैन ये दिस पॉइंट्स आल्सो एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यानी कि बेसिकली हमने उस दिन स्ट्रक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डाइजेशन ऑफ फूड। और प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डाइजेशन ऑफ फूड। सो बेसिकली इन द प्रीवियस वीडियो इन द फर्स्ट पैराग्राफ वी डिस्कस दैट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। तो यहाँ पे मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस लिखा है, तो चाहे बायो हो या फिर केमिकल हो, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो फिर हमने बात कही थी कि जो बक्कल कैविटी है, ठीक है, बक्कल कैविटी के बारे में हमने बात कही थी। अब यहाँ पे क्या है, उसका फंक्शन क्या है वो बता रखा है कि वो पहले तो मस्टिकेट करता है फूड को, देन फैसिलिटिंग और स्वालिंग यानी कि निगलने में मदद करता है। उसके अंदर टीथ होता है, टंग होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सलाइवा जो होता है, टीथ हो गए, टंग हो गया, सलाइवा हो गया, क्या अच्छे से मस्टिकेट करते हैं फूड को और अच्छे से फूड को मिक्स आउट करते हैं विद सलाइवा। म्यूकस में भी इसमें हेल्प करता है सलाइवा के साथ लुब्रिकेशन करने में, एडरिंग करने में फूड पार्टिकल्स को एक बोइलस लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जब हम खाना चबाते हैं तो हमारी जो माउथ के अंदर बक्कल कैविटी के अंदर जो हमारा खाना जिस फॉर्म में हो जाता है उस फॉर्म को हम बोलस कहते हैं। बोलस दैन फैनिक्स के पास जाती है, फैनिक्स से ईसोफेगस में जाती है, ठीक है। ईसोफेगस में क्या होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, एक प्रोसेस होता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है। उसकी प्रोसेस के थ्रू, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू खाना नीचे जाता है। तो सर यहाँ पे यही मेंशन है। फिर यहाँ पे हमने बताया गैस्ट्रोओसिफिकल स्पिंचिटर आते हैं जो कि फूड की एंट्री को कंट्रोल करते हैं। सो हियर इज द लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एस एच एनसीईआरटी कभी सीधा सीधा नहीं लिखती, यहाँ पे अभी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में आना चाहिए था, स्टमक के बारे में आना चाहिए था ना। यहाँ पे अभी स्लाइवा के बारे में डिस्कस करें तो स्लाइवा जो होता है ओरल कैविटी में वो इलेक्ट्रोलाइट्स रिलीज़ करता है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन कार्बोनेट। इंजाइम्स होते हैं जैसे कि सलाइवरी माइलेज हो गया, लाइजोजाइम्स हो गया, राइट। जो केमिकल प्रोसेस जो होता है डाइजेशन का, जो सबसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो केमिकल प्रोसेस है डाइजेशन का वो इनिशिएटेड होता है ओरल कैविटी के अंदर इनिशिएटेड हो जाता है, जहाँ पे एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्लाइवरी माइलेज। ये कि स्लाइवरी माइलेज क्या करता है, ये पीएच 6.8 के अंदर, हमारे माउथ के अंदर 6.8 पीएच होती है, उसकी पीएच के अंदर स्टार्च जो होती है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है, उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। सो बेसिकली अगर यहाँ पे बात करें जो स्टार्च है वो पॉलीसैकेराइड फॉर्म है, तो पॉलीसैकेराइड से ये डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करता है, नॉट दी मोनोसैकेराइड। तो माल्टोज जो होती है वो डाइसैकेराइड फॉर्म होती है, तो डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ पे सारे ये बताया, यानी कि 30% यहाँ पे स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होता है। और यहाँ पे लाइजोजाइम भी होता है प्रेजेंट, जो कि एंटी बैक्टीरियल एजेंट है, जो कि प्रिवेंट करता है इन्फेक्शंस को, यानी कि बेसिकली बैक्टीरिया को किल करने में मदद करता है, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टार्ट हो जाते हैं। तो म्यूकस जो इनरमोस्ट लेयर होती है, ठीक है, ऑफ द स्टमक की, उसके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, राइट। अब वो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वो 3 तरह के फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, 3 तरह के, सबसे पहले 3 तरह के सेल्स होते हैं उसके अंदर बेसिकली, ठीक है। अब फर्स्ट जो सेल होता है उसे हम क्या कहते हैं, म्यूकस नेक्स्ट सेल कहते हैं, जो कि म्यूकस सीक्रीट करता है, राइट। सेकंड जो होता है पैप्टिक और शेफ सेल होता है, जो कि प्रोएंजाइम पैप्सिनोजन रिलीज करता है, ठीक है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म होती है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, ये इनएक्टिव फॉर्म है, राइट, इनएक्टिव फॉर्म। देन उसके बाद थर्ड हमारे पास पेरिटल और ऑक्सीनेटिक सेल, जो कि क्या करते हैं, एचसीएल को रिलीज़ करते हैं, और कुछ कासल इंटरेस्टिंग फैक्टर होते हैं, जिससे कासल इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या होंगे, ऐसे फैक्टर जो कि विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। फिर यहाँ पे ये आता है कि जो स्टमक है वो खाने को कम से कम 4 to 5 आवर्स तक अपने अंदर रखता है, उसके अंदर फूड अच्छे से मिक्सड आउट होता है, उस स्टमक के अंदर एक मूवमेंट होती है जिसके वजह से खाना एसिडिक के साथ, जो भी गैस्ट्रिक ग्लैंड की सिक्रीशन है तीनों इसके साथ मिक्सड अप हो जाए, उस तरह की मूवमेंट को काइम कहते हैं। वो एंजाइम जो पेप्सिनोजन है, अब वो क्या करता है, वो इनएक्टिव फॉर्म होती है, वो एक्टिव कब होगा, जब उसको एसिडिक पीएच मिलेगा तब वो एक्टिव होगा। अब वो जो एसिडिक पीएच है, ठीक है, वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड करेगा बेसिकली HCl। तो यहाँ पे HCl वो क्या करता है, उसे एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि वो एक एक्टिव एंजाइम, प्रोटीलिटिक एंजाइम यानी कि पैप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाए। प्रोटीलिटिक का मतलब जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा पैप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो पैप्सिन है वो प्रोटीन को कन्वर्ट करता है प्रोटियोज और पेप्टोन्स के अंदर, यानी कि पेप्टाइड फॉर्म के अंदर, ठीक है। म्यूकस एंड द बाइकार्बोनेट, जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो भी गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर होते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लाइक जैसे कि वो ल्यूब्रिकेट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं जो म्यूकस एपिथेलियम होती है उसको, किससे, क्योंकि यहाँ पे हाईली एसिडिक पीएच होता है अराउंड 1.8,
1.8 एसिडिक पीएच को से नुकसान से बचाने के लिए म्यूकस और बाइकार्बोनेट उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, बाय द हाईली कंसिडर्ड HCl, और जो होता है 1.8 होता है। अब यहाँ पे आता है कि जो रेनिन है, यहाँ पे R जो है वो बड़ा वाला है और 2 N आएंगे, ठीक है, क्योंकि दूसरा वाला जो होता है हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन, जो आप एक्सक्रीशन में पढ़ोगे तो इसका ध्यान रखना। तो ये भी प्रोटीलिटिक एंजाइम यानी कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है, ठीक है, जो कि इन्फेंट्स के अंदर पाया जाता है, जो कि मिल्क की प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। रिमेंबर दैट पॉइंट, मैंने एक MCQ भी डाला था जिसके अंदर ये बताया गया था कि कौन सा करता है, तो वहाँ पे प्रोटीन की जगह फैट लिखा था। तो ये मेंशन ये फोकस ध्यान से रखना कि रेनिन जो होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, नॉट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। कुछ अमाउंट में लाइपेज भी होता है गैस्ट्रिक एलायंस में, जो कि फैट्स का सिंपल सी बात है एब्जॉर्प्शन करता है, सॉरी ब्रेक डाउन करता है, राइट। उसके बाद हमारे पास यहाँ आते हैं वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट जो होती है वो जनरेटेड की जाती है बाय द मस्कुलर लेयर्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी कुछ मस्कुलर मूवमेंट्स होती हैं जो कि आप हायर स्टडीज़ में पढ़ोगे। इस तरह की मूवमेंट इसलिए ज़रूरी होती है ताकि अच्छे से फूड जो है वो उसके सिक्रीशंस में, जो इंटेस्टाइन की जो सिक्रीशन है उससे अच्छे से मिल जाए, ठीक है, और फैसिलिटेट करा दे डाइजेशन को। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली इंटेस्टाइन के अंदर 3 तरह के जूसेस पाए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज़ बाइल जूस विच इज सीक्रेटेड बाय द लीवर, पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेटेड बाय पैनक्रिया, फाइनल जूस आर द सिक्रेशन रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो तीनों ही जूसेस है ये अपने अपने ग्लैंड्स में सीक्रेट नहीं होते, ये सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट होते हैं। पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस दोनों जो होते हैं वो रिलीज़ करते हैं हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, जो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा था डिफरेंट डक्ट से। पैनक्रियाटिक जूसेस के अंदर बेसिकली इनएक्टिव सारे जितने भी एंजाइम्स होंगे इनएक्टिव होंगे, जैसे कि ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस। यू हैव टू लर्न दिस पॉइंट। ट्रिप्सिनोजन जो होता है वो एक्टिवेट होता है बाय एंट्रोकाइनेस, जो कि एक स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज़ करता है। ये एंट्रोकाइनेस ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है इन दी एक्टिव फॉर्म के अंदर। और फिर बाद में क्या होता है, ये जो ट्रिप्सिनोजन है जब ये एक्टिव हो जाता है तो ये फिर ये जो ट्रिप्सिन है वो इन सबको कन्वर्ट कर देता है, दिस एंजाइम्स को सबको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो बस एक ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने की देरी है, बाकी फिर सब एंजाइम्स कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी इसी में बातें लिखी है। फिर यहाँ पे आते हैं कि जो बाइल जो होता है वो रिलीज़ होता है ड्यूोडेनम रीजन के अंदर, जो कि हमने बात करी थी DJI। तो यहाँ पे ड्यूोडेनम रीजन में रिलीज़ होते हैं बाइल का सेक्रीशन। अब मेनली फोकस टू द पॉइंट कि जो बाइल है, बाइल के अंदर कोई भी किसी भी तरह का एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, इसके अंदर सिर्फ जूसेस प्रेजेंट होते हैं या फिर बाइलरुबिन, बाइलविडिन, बाइल सोर्स, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है, बट कोई भी तरह का एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। देखो क्या होता है, बेसिकली ये जो बाइल जूस है वो फैट का इमल्सीफाई करता है, इनकी जो फैट का मोलिक्यूल होता है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट लिसन टू दिस केयरफुली, जो फैट का मोलिक्यूल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, राइट। दिस इज द मोलिक्यूल ऑफ फैट, ठीक है। अब फैट का मॉलिक्यूल बहुत चिपचिपा होता है, ठीक है, फैट का मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है। तो अगर कोई भी एंजाइम इसको डाइजेस्ट इस तरह से ब्रेक डाउन करेगा तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, लेकिन चिपचिपा तो फिर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ना होने की वजह से जो बाइल होता है वो इसे इमल्सीफाई करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है पहले, ताकि ये आपस में चिपके भी ना, क्योंकि बाइल जूस का काम ही यही है, राइट। उसके बाद फिर हमारा सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है कि बाइल इमल्सीफाई करता है फैट को, यानी कि ब्रेक डाउन एंड फैट इनटू वेरी स्मॉल माइसेल्स, इस माइसेल्स में कन्वर्ट कर देता है। बाइल जो होता है वो लाइपेज को भी एक्टिवेट करता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं, इतना सारा समझ में आ गया कि बाइल का क्या काम होता है, ओके। देन गोज टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंटेस्टाइनल म्यूकस एपिथेलियम हैज़ गोबलेट सेल। जो इंटेस्टाइनल म्यूकस एपिथेलियम उसके पास क्या होते हैं, गोबलेट सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं। फिर जो ब्रश बॉर्डर सेल्स हो गए म्यूकस के, अलॉन्ग विद द सीक्रेशन ऑफ गोबलेट सेल कंस्टिट्यूट द इंटेस्टाइनल जूस। तो बेसिकली वो इंटेस्टाइनल जूस या शक्कर इंटेस्कस, यानी कि इंटेस्टाइन के जो जूसेस होते हैं उसको बेसिकली इंटेस्टाइनल जूस कह दो या फिर शक्कर इंटेस्कस कह दो, जो कि गोबलेट सेल और गोबलेट सेल के साथ जो ब्रश बॉर्डर सेल होता है उनका कॉन्स्टिट्यूट होता है। इस जूसेस के अंदर अलग अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि फाइनल जो डाइजेशन है, ब्रेक डाउन ऑफ द पार्टिकल्स इनटू वेरी स्मॉलर पार्टिकल्स, वो यहीं पे ही होगा, ओके। तो इसके अंदर कैसे एंजाइम्स पाए जाते हैं, डाइसैकेराइड्स, माल्टेज, डाइपेप्टिडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज, बहुत तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। म्यूकस के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, एक पॉइंट है, रिमेंबर टू दिस पॉइंट, म्यूकस अलॉन्ग विद द बाइकार्बोनेट फ्रॉम द पैनक्रियास, यानी कि पैनक्रियास के अंदर म्यूकस के साथ साथ बाइकार्बोनेट रिलीज होते हैं, जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकस यानी कि जो इंटेस्टाइन की इनर मोस्ट लेयर होती है म्यूकोसा, उसको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द एल्कलाइन पीएच, क्योंकि यहाँ पे एल्कलाइन बहुत ज़्यादा पीएच हो जाता है, ठीक है, एज वेल एज एल्कलाइन मीडियम, ठीक है, एसिड से भी बचाते हैं और एल्कलाइन से भी बचाते हैं। और यहाँ पे सब म्यूकोसा का जो ग्रैंड होता है, यानी कि जो इनर मोस्ट लेयर से सेकेंड पार्ट पे आती है सब म्यूकोसा, तो उसके जो ग्लैंड्स होते हैं ब्रनल ग्लैंड, वो भी यहाँ पे यही काम करते हैं, यानी कि एसिडिक पीएच हो गया, एल्कलाइन पीएच हो गया, उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं।
फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास भी सिंपल सी बात, अब देखो सिंपल सी चीज़ें, प्रोटीन, प्रोटियोस, पेप्टोन्स पार्शली हाइड्रोलाइज प्रोटीन होते हैं, ठीक है। एकदम मतलब जैसे हम कहते हैं कि एकदम ही हाइड्रोलाइज होते हैं, पूरे हाइड्रोलाइज नहीं होते, पार्शली डाइजेस्ट फॉर्म है, ठीक है। ये सारी काइम के अंदर होती है, मतलब स्टमक के अंदर ये सब कुछ जो हो चुका होता है। फिर इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर कुछ प्रोटोलिटिक एंजाइम्स होते हैं पैनक्रियाटिक जूसेस के, जो इसके ऊपर एक्ट करते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन हो गया, कीमोट्रिप्सिन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज। प्रो जो होता है वो इनएक्टिव होता है, पेप्सिडेज जो होगा वो हमारा एक्टिव एंजाइम होगा। तो प्रोटीन्स हो गया, पेप्टोन्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, इसको डाईपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो पहले स्टमक के अंदर अच्छे से डाइजेस्ट होता है। फिर उसके बाद वो पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो होता है वो इस पे एक्ट करता है। सिंपल सी बात यहाँ पे देखो, पॉलीसैकेराइड था यानी कि स्टार्च था, वो अमाइलेज के द्वारा डाईसैकेराइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो फैट होता है वो लाइपेज के द्वारा डाईग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर देन डाईग्लिसराइड से मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, लाइपेज की हेल्प से। फिर जो न्यूक्लियसेस है पैनक्रियाटिक जूसेस में, वो न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट करता है, ठीक है, ताकि वो किस में कन्वर्ट कर सके, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड में। सो आप क्लास 12th में अच्छे से डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ोगे। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा बता दूँ आपको कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर बेसिकली काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके डीएनए बनाते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो 3 पार्ट्स का बना होता है, फॉस्फोरस ग्रुप, शुगर एंड द बेसिस। शुगर और बेसिस को हम क्या कहते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। जब ये तीनों कंबाइन हो जाती है तो उसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो बेसिकली जब न्यूक्लिक एसिड ब्रेक होगा तो पहले वो न्यूक्लियोटाइड में ब्रेक होगा, फिर उसके अंदर न्यूक्लियोसाइड के अंदर ब्रेक होगा, फिर न्यूक्लियोसाइड से इन सब्स्टिट्यूट्स में ब्रेक होगा। तो इट इज़ ब्रेक डाउन बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियसेस, ठीक है। तो अब जितने भी एंजाइम्स होते हैं सक्कस इंटेग्रेस के अंदर वो एंड प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, इनकी जितने भी एंड प्रोडक्ट होते हैं उस पर एक्ट करती हैं और एकदम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लास्ट जो बेसिकली ब्रेक डाउन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ड्यूodenum रीजन के अंदर होता है। और इस तरह का जो फाइनल स्टेप होता है वो बहुत ज़्यादा क्लोज होता है म्यूकस एपिथेलियम ऑफ द इंटेस्टाइन के अंदर, राइट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किस किस तरह से डाइजेशन होती है। तो सबसे पहले जो डाईपेप्टाइड थी वो फाइनली अमीनो एसिड सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है बाय द डाईपेप्टिडेज के द्वारा। जो माल्टोज है वो माल्टेज ऐड करता है और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टोज ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में कन्वर्ट होगा बाय द हेल्प ऑफ लैक्टेज। उसी तरह से सुक्रोज जो है वो सुक्रेज एक्ट करेगी, एंजाइम्स हैं जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देंगे। न्यूक्लियोटाइड पे न्यूक्लियोटाइडेज पहले एक्ट करेगा जिसमें वो न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट होगा। न्यूक्लियोसाइड के ऊपर न्यूक्लियोसाइडेज एक्ट करेगा फिर जिसमें वो शुगर प्लस बेसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर होगी आपकी कि शुगर और बेसिस कहाँ से आ गए, ठीक है। फिर डायोमोनोग्लिसराइड लाइपेज ऐड करता है और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो फॉर्म्स है ये सबसे सिंपल फॉर्म है, इसके अंदर ही डाइजेस्ट होना था, वो फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूodenum रीजन के अंदर सब कुछ खत्म होता है, ठीक है। उसके बाद हम फाइनली यहाँ पे आते हैं, द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स मेंशन अबव अकर्स इन द ड्यूodenum रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खत्म हो जाता है। द सिंपल सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एब्जॉर्ब्ड इन द जीजनम, फिर जीजनम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इलियम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब पार्ट है जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ या फिर एब्जॉर्ब नहीं हुआ, दोनों ही चीज़ें नहीं हुई, तो सब्सटेंस कहाँ पे पास हो जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई अच्छी मतलब एकदम से हम बोले कि डाइजेस्टिव एक्टिविटी कोई ज़्यादा अच्छी खासी नहीं होती लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, बट यहाँ पे इसके भी कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ वाटर का, कुछ मिनरल का, कुछ सर्टेन ड्रग्स का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। दूसरा यहाँ पे कुछ म्यूकस सीक्रेट होता है ताकि वो एदरिंग कर सके वेस्ट पार्टिकल्स को और अच्छे से लुब्रिकेट कर सके ताकि अच्छे से उसकी ईजी पैसेज यानी कि अच्छे से रिमूव हो सके फ्रॉम द बॉडी से। जो अंडरडाइजेस्टेड सब्सटेंसेज होते हैं उसे हम फीकस कहते हैं, जो कि एंटर करते हैं कीजियम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे भी हमने बताया था इलोकीजल वेब होती हैं जो कि प्रिवेंट करती है बैक फ्लो को, ताकि पीछे फ्लो ना आ जाए, दोबारा से वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अनअब्जॉर्ब्ड खाना वापस बैक फ्लो ना कर जाए, इसलिए यहाँ पे ये वेल्व लगी होती हैं। टेम्परेली जो स्टोर होता है वो रेक्टम के अंदर स्टोर हो जाता है। फिर यहाँ पे बताया क्या है कि जितनी भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो हमेशा अंडर कंट्रोल होता है, अपने आप नहीं चलता। न्यूरल के अंदर कंट्रोल होगा, हार्मोन्स अंडर कंट्रोल होगा, कुछ ज़्यादा बढ़ गया तो हार्मोन्स कंट्रोल कर देंगे, न्यूरल कंट्रोल कर देंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी खाने को देखा या उसकी हमें स्मेल आई तो ऑलरेडी हमारे मुंह में पानी आ जाता है बिकॉज ऑफ दिस स्टिमुलेशंस, क्योंकि यहाँ पे स्टिमुलेशंस होती है, कोऑर्डिनेशन होती है, उसकी वजह से ऐसा सब होता है। फिर गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सीक्रेशन आर आल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय द न्यूरल के सिग्नल्स।
तो कब सीक्रेट करना है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सीक्रेशन कब करना है या इंटेस्टाइन का सीक्रेशन कब करना है, वो भी न्यूरल सिग्नल्स आते हैं तो वो सीक्रेट करते हैं। मस्कुलर एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल कैन आल्सो बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म बोथ लोकल एंड थ्रू सीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से भी, लोकल से भी, सारी जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो कंट्रोल की जाती है। हार्मोन्स कंट्रोल ऑफ द सीक्रेशन ऑफ डाइजेसिस कैरिड आउट बाय लोकल हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। तो गैस्ट्रिक और म्यूकोसा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि इसकी रेगुलेशन करते हैं, राइट। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट यू हैव टू नो दैट कि मतलब बड़ी क्लासेस में आपको पता करना पड़ेगा। यहाँ पे इतना ध्यान रखिए कि जो भी हमारे डाइजेशन है वो कंट्रोल होती है बाय द न्यूरल, ठीक है, और हार्मोनल के द्वारा, ठीक है। और जो ऑलरेडी हमें कैसे पता चल जाता है, जब हमारा आगे खाना रखा है या मुंह में खाना रखा है तो ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, सिग्नल्स पहुंचा दिए जाते हैं। ये नहीं है कि आपने जब खाना अंदर डाला तब सीक्रेशन स्टार्ट होगा, सीक्रेशन पहले ही स्टार्ट हो जाता है। फिर ये होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। तो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स का एब्जॉर्प्शन किस तरह से होगा, अब यहाँ पे हमने डाइजेशन कंप्लीट कर ली, अब नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एब्जॉर्प्शन। Five is the end products of digestion passes through the intestinal mucus into the blood और lymph, यानी कि intestinal mucus से blood और lymph के अंदर जाएंगे। intestinal mucosa से blood और lymph के अंदर जाएंगे बेसिकली, ठीक है। इट इज़ कैरिड आउट बाय पैसिव, फैसिलेट और एक्टिव डिफ्यूजन। तीन तरह के हमारे पास प्रोसेस होते हैं, तीनों से जाएगा। जैसे कि कुछ अमाउंट में, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए जैसे कि क्लोराइन आयंस, सिंपल डिफ्यूजन से चले जाएंगे बाय द हायर कंसनट्रेशन टू अ लोअर कंसनट्रेशन, यानी कि अलॉन्ग विद द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करते हैं, सिंपल ज़्यादा है तो डिफ्यूजन तो पता ही होगा आपको। फिर उसी तरह से कुछ जैसे कि अब यहाँ पे ग्लूकोज और कुछ अमीनो एसिड कई बार क्या होता है करियर प्रोटीन की वजह से जाता है, जैसे कि कंसनट्रेशन ग्रेडियंट वहाँ पे इतना अच्छा खासा ना बना हो तो फिर कुछ करियर प्रोटीन्स इसकी हेल्प कराते हैं, जिसे हम फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जो भी एक डिफ्यूजन का ही पार्ट होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है कि जो वाटर की ट्रांसपोर्ट है वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट यानी कि ऑस्मोसिस के थ्रू जाती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है जो कि अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के जाती है, यानी कि फ्रॉम द लोअर कंसनट्रेशन टू द हायर कंसनट्रेशन जाती है, अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। इसलिए यहाँ पे फिर हमें एनर्जी चाहिए होती है। अब एनर्जी जैसे यहाँ पे कुछ हो गया अमीनो एसिड्स हो गए, मोनोसेक्राइड्स जैसे कि ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सोडियम, यहाँ पे क्लोरीन था जो कि सिंपल डिफ्यूजन से आ रहा था, सोडियम यहाँ पे जो जाता है वो ब्लड के अंदर जाता है, किससे, एक्टिव डिफ्यूजन से। फिर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, जैसे मैंने बताया था, ये ऐसे हैं फैट्स जो कि थोड़ा डाइजेशन में भी डिफ़िकल्ट करते हैं और एब्जॉर्प्शन में भी करते हैं। तो फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल है क्योंकि वो इनसॉल्युबल होते हैं, ब्लड के अंदर डायरेक्टली पास नहीं हो सकते, कैनॉट बी अब्जॉर्ब इनटू द ब्लड के अंदर डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं हो सकती, इसलिए पहले इन्हें स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, माइसिल्स कहते हैं। फिर ये जो माइसल्स होती है ये इंटेस्टाइनल म्यूकसा में जाती है और फिर वहाँ से ये उसके ऊपर एक कवरिंग होती है किसकी, स्मॉल प्रोटीन की, ठीक है। और उसका उस पूरे को, यानी कि ये फैट है, इस फैट के ऊपर कवरिंग होगी प्रोटीन की। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रोन्स कहते हैं, ठीक है। विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेजल्स लैक्टियल्स, यानी कि हमने विलाय पढ़ी थी, उनके लैक्टियल्स में जाती है और वहाँ जाके दिस लिम्फ वेजल्स अल्टीमेटली रिलीज द एब्जॉर्ब सब्सटेंस इनटू द ब्लड स्ट्रीम। फिर ये जो लिम्फ वेजल्स है फिर ये इसको ब्लड के अंदर क्या कर देती है, फेंक देती है, यानी कि पहुँचा देती है। तो सिंपल सा प्रोसेस है कि पहले जो फैट का मॉलिक्यूल है, जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, पहले वो म्यूकोसा के अंदर जाएंगे, वहाँ पे एक प्रोटीन की कवरिंग होगी जिसे हम काइलोमाइक्रोन कहेंगे। अब ये जो होता है ये हमारा इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, इंटेस्टाइन के लैक्टियल के अंदर जाता है, फिर लैक्टियल जो लिम्फ वेसल्स होती है फिर इसका ब्लड के अंदर आराम से एब्जॉर्प्शन करवा देती हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जैसे कि एब्जॉर्प्शन जो होता है बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लार्जली होता है, लेकिन हर एक पार्ट में भी होता है, जैसे कि माउथ के अंदर भी होता है, स्टमक के अंदर भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी होता है। हाउएवर जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। एक समरी गिवन है यहाँ पे, टेबल यू हैव टू लर्न अबाउट, कि माउथ के अंदर कुछ सर्टेन ड्रग्स होती हैं जो कि कॉन्टैक्ट के आने की वजह से म्यूकोसा और माउथ लोअर साइड ऑफ टंग वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है इनटू द ब्लड कैपिलरीज, जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं वहाँ पे जाके एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। स्टमक के अंदर जैसे कि वाटर का हो गया, सिंपल शुगर होगी, अल्कोहल हो गई, ये एब्जॉर्ब हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो यू ऑलरेडी नो अबाउट, सब कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही एब्जॉर्ब होगा। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमने बात कर ही ली थी कि वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, ड्रग्स हो गई, इसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है।
फिर जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस फाइनली रीच द टिश्यू विच यूटिलाइज दैम फॉर द एक्टिविटीज़ एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, यानी कि जो फाइनली जब एब्जॉर्प्शन हो जाती है किसी भी सेल के अंदर और वो उसको यूटिलाइज़ कर देती है, एनर्जी लेती है, अपनी एक्टिविटीज़ करती है, उसको हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि फाइनली एब्जॉर्ब्ड करना सब्सटेंस को, ठीक है, उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। फिर जो डाइजेस्टिव वेस्ट होता है वो सोलिफाइड होता है इनटू कोहेरेंट फीसिस रेक्टम के अंदर, और जब तक न्यूरल रिफ्लेक्स नहीं आता है, अर्ज नहीं आती है, तब तक इसका रिमूवल नहीं होता। फिर फाइनली इसका रिमूवल पोटी से हो जाता है। एनाइजेशन ऑफ फीसिस टू द आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग, जिसे हम डिफेसिलेशन भी कहते हैं। एक आप वॉलंटरी प्रोसेस होता है, आपके कंट्रोल में होता है, ठीक है। एक मूवमेंट होती है जिसे हम पेस्टली मूवमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ डिसऑर्डर्स आते हैं ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम के, जो आपको ऑलरेडी यू नो ऑलरेडी अबाउट दैट, कि जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाती है, जिससे हमारा पेट दर्द करता है, ठीक है। बेसिकली बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। गंदा मंदा खाना खा लेना, उसके अंदर कुछ इन्फेक्टेड एजेंट्स होते हैं, जैसे कि पैरासाइट्स हो गए, जैसे कि टैप वर्म हो गया, राउंड वर्म हो गया, थ्रेड वर्म हो गया, हुक वर्म, पिन वर्म, तो ये सारी चीज़ें तो करेंगे। जैसे कि फर्स्ट है जैसे कि जॉन्डिस। जॉन्डिस का मतलब क्या होता है, जिसे हम पीलिया कहते हैं, कि लीवर इसमें अफेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन है, आइज़ है, वो येलो होने लग जाती हैं, क्योंकि बाइल पिगमेंट्स, बाइलरुबिन इनकी सबकी डिपोजिशन होने लग जाती है, क्योंकि वो बाहर तो निकल नहीं पा रहा, ठीक है, वो फीसिस में जाता है, वो निकल तो नहीं पा रहा, तो अब वो स्किन और आइज़ में डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से हमें जॉन्डिस होता है, ठीक है, लीवर ख़राब होने लग जाता है। वॉमिटिंग का मतलब क्या होता है, इजेक्शन होना है, इनकी जो स्टमक है वहाँ पे हमने वहाँ पे पढ़ा था गैस्ट्रोइसोफेगल स्पिंजेटर, वो बैकफ्लो मार देते हैं। वो बैकफ्लो क्यों मारते हैं, क्योंकि स्टमक के अंदर इतना जगह नहीं होती या कुछ रीजंस होता है, जैसे कि यहाँ पे इट इज़ इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ। दिस रिफ्लेक्सेशन इज कंट्रोल्ड बाय द वॉमिट सेंटर इन द मेड्यूला, जो कि आप आगे जाके हार्मोन्स वाले चैप्टर में पढ़ोगे। तो बेसिकली मेड्यूला के अंदर वॉमिट सेंटर होता है जो कि सबको कंट्रोल करता है। ये जब फीलिंग ऑफ नोसिया प्रीसीड वॉमिटिंग, यानी कि उल्टी आना, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। डायरिया की बात करें अबाउट दी डायरिया, सो डायरिया सिंपल भाषा में क्या तो लूज मोशन होते हैं, ठीक है। तो एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी होना बॉल मूवमेंट की, यानी कि डिफेसिनेशन बहुत भारी होना, ठीक है, जिसके अंदर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कम कर दिया जाता है फूड का, तो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, वो डायरेक्टली या सीधा वो बाहर फेंका जा रहा है, ठीक है, उसका डायरेक्टली मूवल हो जा रहा है, तो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तीसरा यहाँ पे है कि कंस्टिप्शन का मतलब होना है कि फीकल जो मैटर है वो विद इन द रेक्टम, जिसे हम कब्ज कहते हैं, इनके अंदर ही रह जाते हैं, नहीं निकल पाते, और बॉल मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर हो जाती है। आपको इतना डेप्थ में जाने की पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इंडाइजेशन की बात करते हैं, इंडाइजेशन का मतलब होता है एसिडिटी, यानी कि जब फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड ना हो पा रहा हो, जिसकी वजह से हमें हमेशा लगता है कि हमारा पेट भरा पड़ा है, ठीक है। इसकी वजह से, ये किसकी वजह से होता है, या तो हमारे पास एंजाइम्स ना हो अच्छे खासे, या फिर हमें बहुत ज़्यादा टेंशन एग्जाइटी हो रही हो, फूड पॉइजनिंग हो गई हो, या ओवर ईटिंग ज़्यादा खा लिया हो, या स्पाइसी फूड खा लिया हो, इसकी वजह से हमारे पास इंडाइजेशन हो सकती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर, ठीक है। यहाँ पे मैंने हर एक पॉइंट आपको डिस्कस करा है, ठीक है, विद दी हाईलाइट पॉइंट मेंशन हियर, विद दी रेड पॉइंट्स एंड विद दी ब्लू पॉइंट्स। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कि आप बायो में जाके आप देख सकते हैं।